हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एसए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरटीआई कानून में जो संशोधन हुआ है और इसके साथ ही जो आरटीआई के समक्ष चुनौतियां हैं उन सारे की आज हम लोग विवेचना करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। साथ में अभी जो ट्रेंड में चल रहा है टॉपिक, ये वही टॉपिक है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, ये चैनल आपके बेटरमेंट के लिए वर्क कर रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप हमारे जो भी वीडियोस हैं उसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज भी आप वहां पे ले सकते हैं। लेकिन क्विज का जो आंसर आपको देना होगा वो स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन नाम के टेलीग्राम चैनल पे आपको देना होगा, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको बहुत सारे ग्रुपिंग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके नॉलेज को बूस्टअप करने में। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखेंगे कि आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, सूचना के अधिकार अधिनियम से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सूचना पहले कहते किसको है। ठीक है, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है तो ये इंपॉर्टेंट है पहले देखना कि इंफॉर्मेशन किसको बोला जाता है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो सूचना का अर्थ जो होता है, सूचना का अर्थ होता है किसी भी स्वरूप में। स्वरूप का मतलब आप रूप देख लीजिए, उसका किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आते हैं, दस्तावेज आते हैं, विज्ञापन, ईमेल, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, कागज इत्यादि शामिल होता है, उस सारे को हम लोग सूचना बोलते हैं। अब एक सिंपल आप चीज़ देखिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपके एग्ज़ाम के लिए, जैसे सीएपीएफ के लिए आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया, तो सीएपीएफ 2020 के लिए जो नोटिफिकेशन आया, इसमें आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो 20 दिसंबर को होने वाला है। ये 20 दिसंबर को होने वाला है। तो इससे रिलेटेड कुछ जो विज्ञप्ति आएंगी वो आपके देखिएगा तो प्रेस विज्ञप्ति में आता है। ठीक है, प्रेस में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, कुछ संविदा पे जॉब्स आते हैं वो भी आते हैं, कागजात होते हैं बहुत सारे, जैसे किसी की ज़मीन अगर रोड साइड में हो और 4 लेन अगर पास हो तो उसके लिए अगर ज़मीन को अधिग्रहित किया जाता है तो ये भी आपको न्यूज़ पेपर्स में आते हैं। साथ में अगर वो उस तरीके का व्यक्ति है तो उसके ईमेल के पास दिया जाता है। अगर आप किसी भी तरीके का रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ईमेल पे सूचित किया जाता है। तो ये सारी कहीं ना कहीं से सूचना ही है। आपको कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से पार्टिकुलर दिया जाता है या फिर पब्लिकली दिया जाता है वो सूचना है। ठीक है, ये सारे चीज़ों को सूचना में शामिल किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भाई ये सूचना में शामिल किया गया तो इसको किस बेसिस पे शामिल किया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 1 जो है, ठीक है, वो आपको वाक्य की स्वतंत्रता देती है, लेकिन इसमें संविधान के, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर कोई खतरा नहीं महसूस हो तब। तो इसको देखते हुए जो सूचना का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया और मौलिक अधिकार में शामिल किया गया जिससे जो यहाँ के लोग हैं, जो नागरिक है, पीपुल है, वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकती है। आर्टिकल 19(1)(a) तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता ही है। साथ में मौलिक अधिकार जो है ये आपका सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके थ्रू कि भाई हमारी गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है, उसके कार्य की भूमिका क्या है और कार्य प्रणाली क्या है, इससे रिलेटेड जो भी बात होगी वो जो है सरकार से नागरिक पूछ सकते हैं, ये आरटीआई के थ्रू। इसके साथ ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितने आते हैं सारे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितने भी सरकारी संगठन हैं सारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या हुआ कि इसको 15 जून 2005 को पहले इस विधेयक को पारित किया गया और फिर 13 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। 2 क्वेश्चंस है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि इसको, इस अधिनियम को पारित कब किया गया, तो 15 जून को पारित किया गया और इसे पूरे भारत में लागू कब किया गया, इनफोर्स में कब आया हुआ था ये, तो ये 13 अक्टूबर को आया था। अब ये क्लियर है। अब देखते हैं कि सूचना का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये किस उद्देश्य से इसको लाया गया हुआ था, तो इसका जो उद्देश्य है वो नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना है। अब नागरिक का क्या क्या अधिकार हो सकता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति को 26.5 नंबर आता है
और किसी व्यक्ति को 26.4 नंबर आता है, गलती से 26.4 वाले नंबर को किसी कारणवश घूस लेकर के नौकरी दे दिया जाता है, तो 26.5 वाले जो व्यक्ति हैं ये सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमको किस बेसिस पे रिजेक्ट किया गया, तो उसको उसका अधिकार मिला। यहाँ पे सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आया। अब टैक्स सरकार अगर लेती है, पूरे टैक्स को सरकार अगर लेती है, तो इस टैक्स को किस रूप में खर्च किया जा रहा है आप आरटीआई के थ्रू सरकार से पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें गोपनीयता का भी ध्यान रखा गया हुआ है। कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जो अपने गोपनीयता को लेकर के जो है सारे चीज़ को पब्लिक नहीं कर सकती है, जिसमें सेना आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें सेना आती है, इसमें आपका सीबीसी है, इसमें आपका बहुत सारे संगठन हैं जिनके नाम आपको दे दिए जाएंगे। इनको अपने गोपनीयता, अब जैसे सीबीआई हो गया, ये अपनी गोपनीयता और जांच के कारण जो है वो आरटीआई के थ्रू ये अगर बोले तो सूचना प्रदान नहीं करेगी, ये इसकी गोपनीयता है। और इसके साथ ही भ्रष्टाचार में कमी। अब यहाँ पे जो 26.5 वाले व्यक्ति को अगर नौकरी नहीं मिलता है और 26.4 वाले को अगर मिल जाता है तो ये भ्रष्टाचार ही तो है, क्योंकि इसमें अवैध रूप से पैसे लिए गए हुए हैं। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार भी कमी हो जाएगा और लोकतंत्र सुचारू रूप से काम करेगा। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार अगर है तो जो यहाँ की जनता है वो सरकार से तो क्वेश्चन पूछ ही सकती है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे आती है, ये इसका उद्देश्य है, इसका जो मेन मोटो है वो यही है कि भाई हम अधिकार संपन्न नागरिक बनाएंगे, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे, जितना विजिबल वर्क हो सकेगा उतना करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे इसमें, और भ्रष्टाचार में कमी लाया जाएगा, और फिर लोकतंत्र को सुचारू रूप दिया जाएगा आरटीआई के थ्रू। अब आते हैं इसमें, लेकिन अब अगर आरटीआई को पूरा एनालाइज कीजिएगा आप तो एक बहुत चिंताजनक आपके पास डेटा निकल करके आएगा। और ये डेटा क्या है? तो ये डेटा जो है वो जागरूकता से रिलेटेड है। अगर पूरे आरटीआई फाइल करने वाले लोगों को, ठीक है, अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो उसमें से केवल 50% लोग जो है, 100 लोग में से केवल 15 लोग ऐसे होते हैं जिनको आरटीआई के बारे में जानकारी होती है या फिर आरटीआई के बारे में वो सही रूप से जानते हैं। ये कहीं ना कहीं से समाचार से, न्यूज चैनल से, ऐसे चीज़ों से ये आरटीआई के बारे में पता लगाएं। लेकिन यहाँ क्या आता है कि इस तरीके से आरटीआई को कितना आसान कर दिया गया है ये केवल 15% लोग ही जानते हैं। बाकी के बचे हुए लोग, रेस्ट जो लोग हैं, ये आरटीआई के बारे में 0/0 जानते हैं, क्योंकि ये इस तरीके का जो अगर समझे तो इस अधिकार का वो यूज करते ही नहीं है। इसके साथ ही ये जो डेटा है 15% का, ये आरटीआई की कार्यप्रणाली की सीमितता को दर्शाता है कि आरटीआई कितना सीमित तरीके से काम कर रहा है। कि भाई आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आइए, हम आपको ये चीज़ बताएंगे, लेकिन हम खुद से इसके लिए कोई डेटा जो है वो पब्लिक नहीं करेंगे कि आप कितनी आसानी से आरटीआई लगा सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार के सेवकों से, ये वो नहीं करते हैं। अब इसमें खराब गुणवत्ता वाली जो सूचना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आरटीआई फाइल तो कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी सूचनाएं होती हैं जो प्रोसीजर के कारण उसकी गुणवत्ता बिल्कुल सही नहीं होती है। जैसे मैं अपना अगर बात करूं तो मैंने आरटीआई के थ्रू एक रिजल्ट के लिए अपने यूनिवर्सिटी में आरटीआई फाइल किया था। आरटीआई फाइल करने के बाद क्या हुआ कि किसी भी तरीके का कोई डेटा हमारे पास विजिबल नहीं किया गया हुआ था। इसके पीछे रीज़न उन्होंने क्या बताया था कि मैं इस डेटा को आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि कॉलेज के पास जो टीआर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था वो पब्लिक नहीं किए थे, वो हमारे साथ शेयर नहीं किए थे, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आया। और जबकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि अगर आप 30 दिन के भीतर जो है वो सूचना नहीं देते हैं तो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। तो सूचना तो दे देते हैं डर से, लेकिन सूचना में गुणवत्ता नहीं होती है। और फिर 15% लोग जो होते हैं वो इससे पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं होते हैं। इस तरीके की सूचना से केवल 15% लोग ही होते हैं जो संतुष्ट होते हैं, बाकी सारे लोग जो है वो असंतुष्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें सही समय पे सूचना प्राप्त नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आरटीआई के
समक्ष। इसके पीछे जो रीज़न है वो हम आपको दिखाते हैं। इसके पीछे जो रीज़न है उसमें आपका अभिलेख का संरक्षण है। सपोज दैट अगर हम 1980 का कोई मैटर अगर आरटीआई के थ्रू पूछते हैं तो अभिलेख जो होते हैं वो संरक्षित नहीं किए जाते हैं। इतने पुराने अभिलेख या तो कंप्यूटर में नहीं होंगे या फिर होंगे तो वो कागज़ खराब हो चुके होंगे। तो इस तरीके के अभिलेख संरक्षण की प्रॉब्लम भी इसके पास है। साथ में स्टाफ की भयंकर कमी है आरटीआई कार्यालय में, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी समस्या उत्पन्न करके लाती है आरटीआई कार्यालय से लेकर के और आरटीआई के पूरे प्रोसीजर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था कि आरटीआई एक्ट 2005 में क्या हुआ है कि अब रिसेंटली जो है वो अमेंडमेंट कर दिया गया है। अमेंडमेंट करने के बाद क्या बोला गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त जो होंगे उनका वेतन और भत्ता जो होगा वो निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त के समानांतर रखने के बजाय, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त साथ में राज्य सूचना आयुक्त जो होते थे उनका जो वेतन और भत्ता होता था वो निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग के समानांतर होता था, मतलब उनके बराबर होता था। ये बराबर वाली बात आती थी कि जितना मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त को मिलेगा उतना ही पैसा मुख्य सूचना आयुक्त या फिर राज्य सूचना आयुक्त को मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस करते हुए क्या किया कि बदलाव करते हुए ये अधिकार केंद्र सरकार के पास रखा कि अमेंडमेंट करके हम उनके वेतन और भत्ते को बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, अब समानांतर नहीं होगा। इसकी आलोचना इसलिए होती है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगा तो सूचना आयुक्त ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जो फिर केंद्र सरकार के अगेंस्ट में होगा। ठीक है, केंद्र सरकार के अगेंस्ट में कोई भी काम वो नहीं करेंगे और उनकी वफादारी जो होगी वो सरकार के प्रति और उनका झुकाव जो होगा वो भी सरकार के प्रति ही होगा। VVI है ये, इसको आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग तो अगर इसके कंक्लूजन के ऊपर आते हैं तो आरटीआई को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही के उद्देश्य से लाया गया हुआ था। लेकिन अगर आप पूरे आरटीआई को एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका है, क्योंकि केवल 15% लोग जो हैं वो आरटीआई के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको इस तरीके का कोई सूचना नहीं मिलता है। और अपने जो उनका अगर आप बोले तो विजिबिलिटी की, अगर ट्रांसपेरेंसी की इतनी कमी है कि आज उनके पास जागरूकता नहीं होने के कारण वो सारे प्रॉब्लम को झेल लेते हैं, लेकिन वो आरटीआई के थ्रू नहीं जाते हैं। केवल 15% लोग ही इसके बारे में जानते हैं, वो भी किसी थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू, ना कि ये जो है सूचना आयुक्त के थ्रू इसको पब्लिक किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः सरकार को आरटीआई अधिनियम में को और मजबूत करना चाहिए, जिससे प्रशासन में जो है वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ साथ इसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसका भी निपटारा किया जा सके। तो गवर्नमेंट को ऐसे जो है वो अमेंडमेंट करने पड़ेंगे जो इसमें अब इसके समक्ष जो चुनौतियां हैं वो जैसे अभिलेखों के संरक्षण की चुनौतियां है, स्टाफ की कमी है, ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है अमेंडमेंट करना चाहिए, उसके लिए नए रूल्स लगाने चाहिए, तभी इसमें और ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोग 15% के बजाय इसको कम से कम 85% लोग इसका यूज करने लगेंगे, तब जाकर के आरटीआई जो है उसको लाने का उद्देश्य जो है वो पूरा हो सकेगा। तो ये था आज के टॉपिक के लिए, जिसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो अपना ऐसे टॉपिक था उसमें आरटीआई में संशोधन और अभी जो वर्तमान में इसकी चुनौतियां हैं उसको आज हम लोग डिस्कस किए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम लोग लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपके सारे डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। और इसके साथ ही आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज़ का आंसर आप स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन नाम के चैनल पे दीजिए टेलीग्राम, जहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जो आपको आपके नॉलेज को बूस्टअप करने में हेल्प करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू एंड गुड बाय।